चलो माय डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है इसका नाम है ओवरहेड कॉस्टिंग। क्या नाम है? ओवरहेड। तो ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड मतलब होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस को ओवरहेड बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी अपना अकाउंट सब्जेक्ट है, टैक्सेशन है, उसमें अपन उसको क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंस या तो कॉस्ट बोल सकते हैं। ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है कॉस्टिंग में, इसमें ओवर कॉस्ट को क्या बोलते हैं? ओवरहेड। तो यहाँ पे करना क्या है अपने को? सारे जो ओवरहेड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब क्या? एक बिजनेस है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूँ, सर्विस डिपार्टमेंट अलग रहता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग रहता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग रहता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग रहता है। तो मान लो अगर रेंट का खर्चा हो रहा है, रेंट का खर्चा हो रहा है, तो रेंट मतलब जगह, जगह खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही थोड़ा ना लगने वाली है, जगह तो सारे डिपार्टमेंट को लगेगी। तो अभी जो ये रेंट है वो अपने को सारे डिपार्टमेंट को क्या करना है? बांटना है। ठीक है। तो यहाँ पे वही करना है अपने को, ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। किसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है? अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है वार्ता। तो सवाल ये उठता है दादा, कौन सा ओवरहेड कौन से रेशियो के हिसाब से बटेगा? तो उसका ये थेरी है आपके सामने। बराबर कि नहीं? ये सबसे आईएमपी थेरी है, ये आपको रटना पड़ेगा। बराबर कि नहीं? कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इजीली समझ सकते हो कि हाँ वो तो इससे ही बटेगा। जैसे कि मैंने आपको पूछा कि बाबा रेंट है, वो किसके हिसाब से बटेगा? तो आप सब जानते हो कोई भी जगह का रेंट है ना, उसके एरिया के ऊपर डिपेंड होता है। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा क्या होता है? रेंट होता है। तो मैंने बोला रेंट किसके हिसाब से बांटना है, तो आप बोलेंगे तुरंत किसके हिसाब से बांटना है? एरिया के हिसाब से। क्योंकि रेंट किसके ऊपर डिपेंड रहता है? एरिया के। तो वैसे मान लो अभी सुपरविजन का सैलरी है, सुपरविजन का सैलरी, तो सैलरी जो होता है वो वर्कर के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब 10 वर्कर है तो 10 वर्कर का सैलरी लगेगा, 5 वर्कर है तो 5 वर्कर का लगेगा। मतलब सैलरी का कितना खर्चा होता है एक कंपनी का, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर या तो नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर। तो यहाँ पे अभी अपन सबसे पहला जान के लेंगे कौन सा खर्चा किसके हिसाब से बांटना है। अभी मैंने आपको शुरू में क्या बताया टॉपिक का मतलब? ओवरहेड का मतलब होता है एक्सपेंस। और एक्सपेंस बिजनेस में एक ही डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं होता, सारे डिपार्टमेंट के ऊपर खर्चा होता है। तो यहाँ पे अपने को डिपार्टमेंट वाइज उसका उसका खर्चा क्या करना है? बांटना है। तो कौन सा खर्चा किसके हिसाब से बटेगा, कौन से रेशो के हिसाब से बटेगा, वो यहाँ पे लिख के दिया है। ठीक है वार्ता। तो सबसे पहली बात देखो, अगर रेंट का खर्चा है, या तो लाइटिंग एंड हीटिंग का खर्चा है, या तो फायर प्रिकॉशन सर्विस का खर्चा है, या तो एयर कंडीशनिंग का खर्चा है, इसमें से कोई भी खर्चा आया तो कैसे बटेगा? लोअर एरिया। तुम लोग बोलेंगे एयर कंडीशनिंग, अरे एसी की बात हो रहा है। तुम बताओ ना, अगर ये छोटा क्लासरूम है तो यहाँ पे एक एसी लगेगा, लेकिन वही अगर ज्यादा बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा एसी लगेगा। मतलब एसी का खर्चा कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर सकता है, कि किसके ऊपर डिपेंड है? एरिया। तो बाद में जब अपने सम में तुमको मिलेगा एयर कंडीशनिंग, तो तुम लोग बोलेंगे दादा एरिया के हिसाब से बटेगा। मैं बोलूंगा रेंट एरिया के हिसाब से। अरे लाइटिंग एंड हीटिंग का भी वैसा ही है। तुम एक लॉजिक बताओ ना यार, मेरे को बताओ। अभी ये एरिया छोटा है तो लाइटिंग का खर्चा कम आएगा, वही एरिया बड़ा रहता तो लाइटिंग का खर्चा ज्यादा आता। होता है कि नहीं? मतलब एरिया के हिसाब से लाइटिंग का खर्चा क्या होता है? बढ़ता है। ऐसे अगला देखते हैं। ये देख परक्यूजिट, ये सारे नाम परक्यूजिट मतलब जो अलाउंसेस मिलते हैं किसको? एम्प्लॉइज को, उसको परक्यूजिट बोलते हैं। ये तुम्हारे इनकम फ्रॉम सैलरी में भी था, टैक्सेशन में। बराबर है कि नहीं? उसके बाद में लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस,
सुपरविजन, ये देख अभी जो बोला था मैं। तो ये सारे खर्चे किसके हिसाब से बटेंगे? नंबर ऑफ वर्कर। इसमें से कोई भी खर्चा आए तो नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से बटेगा। जैसे कि बोला सुपरविजन, तो नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से वो खर्चा बटेगा। आगे बोला कॉम्पेंसेशन टू वर्कर्स, हॉलीडे पे, ईएसआई एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन एंड परक्यूजिट। अगर इधर भी परक्यूजिट है, इधर भी परक्यूजिट है। मान लो तुम्हारे सम में नंबर ऑफ वर्कर दिया ही नहीं है और परक्यूजिट आया है, तो अभी ऐसे टाइम पे परक्यूजिट किसके हिसाब से बांटेंगे? डायरेक्ट वेज। समझा कि नहीं बात है? लेकिन ये दिया रहेगा नंबर ऑफ वर्कर, तो परक्यूजिट किसके हिसाब से बटेगा? नंबर ऑफ वर्कर। लेकिन ये नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट वेज। ये टॉपिक बहुत सिंपल है ये। जैसा तुम्हारा वो फिपो है ना, फिपो, वैसा ये बहुत काम करके देगा ये। और ये इंडिविजुअल सम आता है 10 मार्क 15 मार्क के लिए, अपना काम बनेगा। खाली पढ़ना क्या है, कौन सा खर्चा कौन से रेशो के हिसाब से बढ़ता है। और खर्चे भी सम में बहुत कम आते हैं, ज्यादा खर्चे भी नहीं आते। और जो इजीली कोई भी पहचान सकता है ना, वैसे ही आते। जैसे कि सम में ज्यादा बार आता है तुम्हारा क्या? रेंट। तो यू पीपल नो रेंट किसके हिसाब से बटेगा? एरिया के। और आता है हीटिंग एंड लाइटिंग, एरिया। सुपरविजन, नंबर ऑफ वर्कर्स। और ये भी कभी कभी आता है, क्या नाम? ईएसआई एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन। कितना पीएफ कटेगा वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? डायरेक्ट वेज। हमारा जितना सैलरी रहता है उसके हिसाब से तुम्हारा जो बॉस है वो पीएफ काटता है, जो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। आगे दिया है डिप्रिसिएशन। ये देखिए, ये भी फेवरेट नाम है, ये भी बार बार आता है। डिप्रिसिएशन ये भी आता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तुमको पता है ना डिप्रिसिएशन असेट का होता है। फर्नीचर का बोलो, प्लांट एंड मशीनरी का, उसका डिप्रिसिएशन होता है। और रिपेयर भी किसको करना पड़ता है? असेट को। ये बेंच खराब हो गए तो रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर रिपेयरिंग का खर्चा है, डिप्रिसिएशन का है, तो किसके हिसाब से बटेगा? वैल्यू, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट। जितना तुम्हारा असेट का वैल्यू है वैसे बटेगा। अपने को पढ़ते पढ़ते याद करते ही जाना है। समझा कि नहीं? बाद में सब में अपने को पहला काम यही है, पहचानना क्या, कौन सा खर्चा किससे बटेगा। बोलो अभी आपने क्या क्या देखा? मैं हाईलाइटेड चीज पूछता है। बोलो रेंट किससे बटेगा? एरिया के हिसाब से। हीटिंग एंड लाइटिंग, एरिया के हिसाब से। उसके बाद में परक्यूजिट, नंबर ऑफ वर्कर। उसके बाद में ये नाम कौन सा बोला? सुपरविजन, इसके ऊपर नंबर ऑफ वर्कर। ईएसआई एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन, डायरेक्ट वेजेस। और डेप्रिसिएशन और रिपेयर, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट। ये नहीं बोला चलेगा, खाली ये बोलो, वैल्यू ऑफ असेट के हिसाब से बटेगा। आगे इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, ये भी आता है इसमें। क्या नाम है? इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। नावातच आहे ना, तो स्टॉक वैल्यू के हिसाब से बटेगा। आगे का नाम क्या है? लाइटिंग एक्सपेंस। लाइट, ये देखिए, ये अलग है और ये अलग है। तो लाइटिंग एक्सपेंस किसके हिसाब से बटेगा? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। लेकिन मान लो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं दिए तो पता है आपको? एरिया के। ये देख, हीटिंग एंड लाइटिंग एरिया। और मान लो दिया है, उसने क्या लिख के दिया है? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। तो पहला नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के हिसाब से बांटने का। अगर वो नहीं दिया फिर ये देखने का है क्या। और वो भी नहीं दिया तो मीटर यूनिट। मीटर, कितना लाइट का खर्चा हो गया वो तुम देखते हो, वो मीटर पे रीडिंग करके मालूम पड़ता है। तो मीटर यूनिट के हिसाब से बटेगा। लेकिन ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। लाइट एक्सपेंसेस किससे बटेगा? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। नहीं दिया तो, वो भी नहीं दिया तो मीटर यूनिट। इलेक्ट्रिक पावर, ये किसके हिसाब से बटेगा? हॉर्स पावर ऑफ मशीन। इसको कभी कभी ऐसा भी लिख के आता है, ओनली एचपी। एचपी का मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर ऑफ मशीन। उसके बाद में नंबर ऑफ मशीन हार, या तो वैल्यू ऑफ मशीन या तो यूनिट्स कंज्यूम। मतलब क्या? इलेक्ट्रिक पावर तुम्हारे सम में आया तो तुमको उसको बांटना है, तो पहला तुम क्या देखोगे? हॉर्स पावर दिया है क्या? दिया रहेगा तो उसके हिसाब से बटेगा।
वो नहीं दिया रहेगा तो क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मशीन आवर, वो भी नहीं दिया रहेगा तो वैल्यू ऑफ मशीन, वो भी नहीं दिया रहेगा तो यूनिट्स कंज्यूम, वही तो दिया ही रहेगा। आगे बोलो क्या है, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, ये भी एक्सपेंस है, और स्टोर ओवरहेड्स, ये दोनों खर्चे किससे बढ़ते हैं, वेट ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल हैंडलिंग को कितना पैसा लगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है, मटेरियल के वेट के ऊपर, या तो मटेरियल के वॉल्यूम के ऊपर, यहाँ पे वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी होता है, और क्या बोला है, वैल्यू ऑफ मटेरियल, ये देखो वॉल्यूम और वैल्यू अंतर है, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी और वैल्यू मतलब उसकी कीमत, या तो क्या बोला, यूनिट्स ऑफ मटेरियल। या आप लोग 4 बार पढ़ो 10 बार पढ़ो, लेकिन कोशिश करो कि ये रटो, समझा कि नहीं, इसके ऊपर कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको ये याद ही करना है। और आगे का नाम क्या है, जनरल ओवरहेड, किसके हिसाब से बचेगा, डायरेक्ट लेबर, लेबर को ही बोलते हैं वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, कभी कभी सब में डायरेक्ट लेबर लिख के आता है, कभी कभी सब में डायरेक्ट वेजेस आता है, और क्या नाम है, मशीन, हाँ आगे ऑर्डर। और मान लो ये देख, ये किसके हिसाब से बढ़ते हैं वो तो लिख के दिया, लेकिन इसके अलावा कोई खर्चा आया जिसका नाम इधर है ही नहीं, तो किधर किस कैसे बढ़ेगा, टेक्निकल एस्टिमेट, या तो सर्वे, या तो एनालिसिस, वो देंगे वहां पे लिख के, समझा कि नहीं। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, कौन सा खर्चा कौन से रेशो के हिसाब से बढ़ेगा। तो दादा इसका वापर काय के लिए होने वाला है, अपने टॉपिक का पहला कंसेप्ट, जहां पे अपने को करने का है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। 10 बार पेपर बनेगा तो 9 बार यही आता है, क्या चीज, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आध बार आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, समझा कि नहीं, क्या क्या टॉपिक में है वो बता रहा हूं। टॉपिक में पहली दो चीज मालूम पड़ी, क्या आता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा आता है एंड द लास्ट इज दैट इज मशीन हार रेट, क्या आता है, मशीन हार रेट, मशीन हार रेट मतलब मशीन का 1 घंटे का भाड़ा कितना, उसको बोलते हैं मशीन हार रेट। तो ये पूरे टॉपिक में ये तीन ही कंसेप्ट है, और बोर्ड में ये दोनों में से एक, और उसने मान लो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा तो भी अपने को प्राइमरी बनाना पड़ता है, ये भी बात ध्यान में रखो, समझा कि नहीं, मतलब प्राइमरी कंपलसरी बनाना ही पड़ता है। हाँ दादा ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मशीन आर रेट टोटली अलग कंसेप्ट है, और ये दोनों टोटली अलग। तो अभी आप देखते हैं इसका सम, और देखते हैं क्या पूछा है इसमें, ये देख ये अपना सम, ठीक है, ये देख ये सम है, ये सम में मतलब क्या है, ये एक्सपेंस के नाम है, ये देख यहाँ पे लिखा भी है एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस है, और ये सारे एक्सपेंस अपने को बांटने हैं, बराबर है कि नहीं, और बांटने किसके हिसाब से, रेशो के हिसाब, दादा वो रेशो कहाँ पे, ये देखिए इधर, ये उनका रेशो, समझा कि नहीं, मरता है कौन से रेशो के हिसाब से क्या चीज बांटना। अभी मेरे को बताओ, अभी ये अपने पास रेशो है, सबसे पहला देखने का अपने पास कौन से रेशो दिए, ठीक है, पहला काम ये रहेगा, बोलो क्या दिया है यहाँ पे, एरिया, फिर क्या दिया है, नंबर ऑफ वर्कर, और क्या दिया है, इसको डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं, बोलो और क्या दिया है, वैल्यू ऑफ प्लांट, ये प्लांट मतलब असेट, ये हो गया वैल्यू ऑफ असेट। आगे बोलो स्टॉक वैल्यू, इससे तो एक ही आइटम बचता है, इंश्योरेंस, और ये क्या है, हॉर्स पावर, ये तो बोला ना एचपी, हॉर्स पावर ऑफ का रे प्लांट, इससे वो इलेक्ट्रिसिटी पावर बढ़ता है। तो ये अपने पास ये रेशो है, ये रेशो है, और ये खर्चे, अभी आप उन देखेंगे ये सारा खर्चा इसमें से कौन से रेशो के हिसाब से बढ़ेगा, बोलो पहला नाम क्या है, रेंट, सांगा कशाने वाटलं जातं, एरिया के हिसाब से, तो यहाँ पे मेंशन किया है देखो एरिया, एरिया के हिसाब से बढ़ेगा, बराबर है कि नहीं।
तो ये कितना, ये क्या हार्ड है क्या पहचानना? इसके लिए क्या याद करना पड़ेगा? खाली वो टेबल। बराबर कि नहीं? बोलो अगला नाम क्या है? रिपेयर। रिपेयर किसके हिसाब से बढ़ता है? अरे वो दो लोग थे देखो, एक था डिप्रिसिएशन और उसके नीचे था रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। दिखा देता है ना बाबा, वैल्यू ऑफ असेट के हिसाब से बढ़ता है। देख, ये देख, मिला क्या? डिप्रिसिएशन और क्या नाम है, ऐसे बढ़ता है वैल्यू ऑफ असेट। मैंने आपको बोला ना, ये जो वैल्यू ऑफ प्लांट है, ये वैल्यू ऑफ प्लांट है कि वैल्यू ऑफ असेट है? ये वैल्यू ऑफ असेट। और ये किसके हिसाब से बढ़ रहा है? एरिया। क्या इसका भी सेम? क्या नाम? वैल्यू ऑफ असेट। सेम है ना? अगला नाम क्या है? लाइट। लाइटिंग एरिया। पता है ना, हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग किससे बढ़ता है? एरिया के हिसाब। अगला नाम बोलो। सुपरविजन। नंबर ऑफ वर्कर। ज्यादा सम में यही आता है, समझे कि नहीं? ज्यादा सम में यही आता है ना। अगला नाम क्या है? फायर इंश्योरेंस स्टॉक। ये रेशो उसका स्टॉक वैल्यू। तो ये बटेगा कौन से वैल्यू के हिसाब से? स्टॉक वैल्यू। और ईएसआई, ईएसआई और पीएफ था, किसके हिसाब से बढ़ेगा? डायरेक्ट वेज। पता है ना, डायरेक्ट वेज मैंने ऐसा बोला था, जितना तुम्हारा पगार उसके हिसाब से पीएफ कटता है। बराबर क्या? आगे का नाम क्या है? पावर। तो पावर के लिए दिया ही हॉर्स, इसके वर्ड में भी है देखो पावर। ये हो गया हॉर्स पावर, घोड़े की पावर। अरे अकेले बढ़ता है, मशीन को ऐसा कहा जाता है, ठीक है? बढ़ता है हॉर्स पावर। तो दादा इसका क्या बनाने का है? देखो, अलोकेट और अपोर्शन द ओवरहेड्स अमॉन्ग द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन अ सुटेबल बेसिस। ये बोला है, अलोकेट एंड अपोर्शन का मतलब होता है बांटो। किसको बांटो? ओवरहेड। ओवरहेड मतलब एक्सपेंस को, ये जो तुम्हारे एक्सपेंस है। कहाँ पे बांटो? वेरियस डिपार्टमेंट में। और किसके हिसाब से बांटो? उनके बेसिस के हिसाब से, मतलब उनके रेशो के हिसाब से। अभी आपने देखा है किसका क्या रेशो है, सही है कि नहीं? अभी इसको बांटना है। अभी बस, अभी खाली आपका कैलकुलेटर निकालो, सब एकदम फास्ट बढ़ेगा। पूरा खेल कैलकुलेटर का है। यहाँ पे अपने को कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या सम नजर आ रहा है ना सबको? तो भाई सम सबको नजर आ रहा है कि नहीं? तो मैं इसका फॉर्मेट बनाता है। चलो पहला लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, कुछ दिया है क्या सम? कुछ दिया है क्या नाम? नहीं दिया? नहीं दिया, इन द बुक्स ऑफ। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कह रहे ओवरहेड। ये देख, सबसे पहला आपको लिखना है, देखो फॉर्मेट का मैंने यहाँ पे रखा है, बराबर कि नहीं? पहला किसका नाम लिखना है? एक्सपेंस। अगर आप लोगों ने लिखा वहां पे पर्टिकुलर तो भी चलेगा, समझा कि नहीं? क्या लिखा वहां पे? हाँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पहला मैंने पर्टिकुलर दिया रहेगा शायद लिख के, पर्टिकुलर दिया है। बोलो क्या बांटने का है अपने को? बताओ। एक्सपेंसेस, यहाँ पे आएगा एक्सपेंसेस, ठीक है? उसके बाद में अगला जो कॉलम है वहां पे लिखने का है बेसिस।
ये बेसिस मतलब क्या होता है, किसके हिसाब से बटेगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने बोला रेंट किसके हिसाब से बटेगा, एरिया, तो वहां पे एरिया लिखेंगे। और उसके बाद में लिखना है टोटल रुपीज। क्या लिखना है यहाँ पे, अच्छा टोटल रुपीज किधर है, ये जो दिया है वो टोटल रुपीज। और उसके बाद में मेरे को बताओ, ये जो डिपार्टमेंट है ना P1 P2 P3, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो P फॉर प्रोडक्शन, तो यहाँ पे उसने बोला है P1 P2 P3, तो अपन वैसा ही लिखते हैं P1 P2 और P3, राइट है। P1 P2 वाली का है P3। और सर्विस के भी दो है ना, S1 और S2। अगर उसने मेंशन करके देता ना ऊपर, तो अपने को पहला इधर भी ये करना पड़ता, मतलब इधर मेंशन करना पड़ता प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर P1 P2 P3। अभी तो उसने डायरेक्ट ऐसा ही लिखा है क्या, P1 P2 एंड P3, तो वैसा लिखते हैं P1। बोलो ये कौन सा डिपार्टमेंट है, P1, फिर P2, देन P3, देन S1 एंड S2। बस। अभी इसका भी कुछ रूल है। सबसे पहला चेक करने का सम में डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या। इधर भी बहुत सारे बच्चे घाई करते, क्या करते हैं मालूम है कि डायरेक्टली शुरुआत करते हैं ये सारे खर्चों से, और उधर फंस जाते हैं। समझा कि नहीं वार्ता, ये कुछ बातें यहाँ पे रिकॉर्ड करके नहीं दी जाती, लेकिन जो अपने को दिमाग में रखनी है। शुरुआत में क्या चेक करने का, डायरेक्ट वेजेस या तो डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या। वो कोई भी डब्बे में हो सकता है, तो बोलो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है देखो वेजेस। तो सबसे पहला शुरुआत होगा डायरेक्ट वेजेस से। हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस दिया रहता तो वो उसके नीचे आए। तो सबसे पहला अपन लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस। चलो यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखा, पहला डायरेक्ट वेजेस। और ये बात ध्यान रखो, डायरेक्ट वेजेस जो है, डायरेक्ट वेजेस वो ओनली सेलिंग डिपार्टमेंट, सॉरी सर्विस डिपार्टमेंट का रहता है। तो डायरेक्ट अभी उधर नीचे बाद में फुटनोट भी लिखना रहता है कि डायरेक्ट वेजेस जो है वो ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं होता। वहां पे आप लोग बोलेंगे डायरेक्ट वेजेस इज नॉट ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बराबर कि नहीं, वो कौन से डिपार्टमेंट का है, ओनली सर्विस डिपार्टमेंट। तो इसके लिए आप लोगों को देखो, जब मैंने शुरू में सिखाया तब डायरेक्ट वेजेस को प्रोडक्शन में डैश करके दिया रहेगा, और खाली किस में बांटा है उसको, सर्विस में। तो यहाँ पे बेसिस में पहला लिखेंगे गिवन। गिवन मतलब वो बांट के दिया है, ये देख सब बांट के दिया है कि नहीं है, ये बोलो वेजेस। सर्विस क्या लिखना है, ओनली कितना है 9,000 और 6,000। तो इधर देख, इधर डैश इधर डैश इधर डैश, इधर लिखता हूँ कितना 1000, 9,000, और इधर लिखता हूँ 6,000। तो 9 और 6 कितना हो गया, 15। हाँ मैंने जो ये अभी जो बात की वो ओनली इनके लिए ही है, वो दो ही लोगों के लिए। कौन सा, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी सब में बटेगा, बाकी सारा चीज सब में बटना है। डायरेक्ट मटेरियल भी आया रहेगा, वो आता नहीं ज्यादा, समझा कि नहीं है, लेकिन ये ज्यादा आते हैं। कौन से वाले, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल आया तो भी ओनली किस में लिखना है उसको, सर्विस डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो आगे का नाम बोलो। अभी इधर से नाम शुरू हो, वन बाय वन बोलो। क्या नाम है पहला, रेंट। रेंट किसके हिसाब से बढ़ने वाला है, एरिया। बस सही तो भाई, एरिया बरोबर है। ये कितना है रेंट का पैसा, 6,000। चलो अभी 6,000 बांटते, एल से ले लो। किसके हिसाब से बांटना है बोलो, एरिया के हिसाब से। अभी देख, ये अपना एरिया है, तो 6,000 कैल से भी लिखा, 6,000 इंटू 400, 6,000 इंटू 400 किया, डिवाइडेड बाय, देख ये सबका टोटल। तो मांगता है तो ये सबका टोटल करके लो पहला, 400 प्लस 300 करके लो पहला, सब कट करके। 400 प्लस 300 प्लस 270 प्लस 150 प्लस 80, कितना है, ओके 1,200।
1200 है ना, अभी बांटो 6000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1200, कितने आले 2, तो इधर लिखा 2। आगे का कैसा करना पड़ेगा, वापस 6000 लिखना पड़ेगा और इंटू कितना करना पड़ेगा 300 डिवाइडेड बाय सेम 1200 1500, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, पूरा इधर यही। और सुपरवाइजर को भी देख के लगना चाहिए भाई इसको बहुत आ रहा है, बार बार कैलसी वजह, अरे हाँ कि नहीं मारता है, अरे हाँ, फाइनेंस कॉस्टिंग और टैक्स के पेपर में ऐसा ही रहता है, जब तो सुपरवाइजर को लगता है ना बार बार कैलसी यूज कर रहा है, भाई ये होशियार है, ये होशियार है। चलो बाबा कितना आ रहा है अगला 1350, उसके अगला 750, उसके अगला कितना है 400, सही है बराबर की नहीं है। ये बांटने का सबको समझा ना कैसा करना है। अभी बताओ अगला नाम क्या है, रिपेयर। चलो रिपेयर किससे बटने वाला है, वैल्यू ऑफ असेट, उसको ये नाम है ना वैल्यू ऑफ प्लांट, क्या नाम है वैल्यू ऑफ प्लांट, तो इधर लिख दू वैल्यू ऑफ प्लांट। पहला खर्चा बताओ कितना है इसका रिपेयर का 3600, चला वाटा वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट का पहला टोटल करके ले कितना हो रहा है 1,80,000। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, देख तू क्या कर सकता है, इधर भी 3 जीरो है, इधर भी 3 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, सबको कट करके छोटा बना सकता है। अभी कैलसी में प्लस करो 72 प्लस 54 प्लस 48 प्लस 6 कितना हो रहा है 180, 180 है। तो अभी क्या करने का, अभी देख अभी 3600 लिख दो कैलसी पे 3600, अभी क्या करेंगे इंटू 72,000 पकड़ेंगे कि ओनली 72, क्योंकि वो तो जीरो कट किया अपन ने, तो 72 डिवाइडेड बाय 180 कितना 1440, राइट 1440, ठीक है 1440 करेक्ट। तो आगे करो अभी 3600 इंटू 3600 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 180, हाँ 1080। आगे करो 3600 इंटू 48 अपॉन 180 960। आगे करो 3600 इंटू 6 अपॉन 180 120, इधर डैश, उसका कुछ है ही नहीं। अगला नाम बोलो डेप्रिसिएशन एंड लाइटिंग, ये डेप्रिसिएशन का भी सेम ना, इसके लिए तो त्रास नहीं है अभी, बराबर है कि नहीं, वैल्यू ऑफ प्लांट। चलो कितना वैल्यू है बताओ पहले 2700, बराबर है कि 2700, रेशो वही रहेगा ना तुम्हारा, करो 2700 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 180 कितना 1000, 1080 ना। तो आगे 2700 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 180 810। चलो बटन बजाना है, 2700 इंटू कितना आ रहा है 720, चलो आगे 2700 इंटू 6 कितना आ रहा है 90, बस कट हो गया। क्या उसमें ज्यादा करना है, आगे क्या नाम है लाइटिंग, यही 10 मार्क का समय है ओनली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ नहीं, सारे खर्चे बांटने और लास्ट में टोटल करने। चलो लाइटिंग किससे बटेगा, लाइटिंग एरिया के हिसाब से। तो बताओ तुम्हारे पास एरिया का रेशो अपन ने किया था ना, कुछ कितना था 1200, 1200 था ना, चलो 1200 से करो डिवाइड, पहले लाइटिंग 600 रुपए, लाइटिंग 600 है ना, पहले का कितना आ रहा है दोस्त, बस अभी अभी आगे का मत करो, मैं समझ गया, ये देख इधर 6000 था, इधर 600 है, इधर एक जीरो ज्यादा है, एक एक जीरो कम करेंगे, पता चल रहा है, इधर एक ज्यादा था जीरो, इधर एक जीरो कम है, तो 2000 का इधर 200 हो गया,
तो 1,500 का 150 होएगा, इधर 135 हो जाएगा, 135 होएगा कि नहीं? इसका ओनली 75, इसका ओनली 40, सभी काम है, सत्य है कि नहीं? है ये तो मुफ्त में मिल गया। तो आगे का नाम बोलो उधर का, सुपरविजन। सुपरविजन किससे बटने वाला है? नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है सुपरविजन का पैसा? 9,000, 9,000 है ना। ये नंबर ऑफ वर्कर्स कुठे है? नंबर ऑफ वर्कर ये सबको जोड़ा, 54, 48, 36, 24 और 18 कितना हो रहा है? 180, 180 है। चलो करा दो, 9,000 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 180 कितना? 2,000। आगे बढ़ो, 9,000 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 180, 48 है देखो, 48, हाँ 2,400। आगे करो, कितना है? 1,800। बस अभी अभी आगे का मत, ये मालूम पड़ा क्या आपको? ये किसका टेबल है? 6 का है क्या? 6 का नहीं, 9 का, 1,200 आ रहा है, तो 600 600 से कम हो रहा है। नहीं करा के देखो एक बार, कितना है? क्या तुमने ये राइट निकाला है ना, लेकिन ये मेरा भरोसा नहीं लग रहा। 9,000 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 180, राइट है ना? चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ वही लिखा है मैंने भी। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम नजदीक आ रहा है, दिमाग भटकना चालू हो सकता है, समझा कि नहीं है? अपना पढ़ाई के हिसाब से दिमाग भटक सकता है। हाँ चलो भाई, स्टॉक वैल्यू क्या? नहीं, इसका फॉर्मूला कौन सा है? स्टॉक वैल्यू ना, स्टॉक वैल्यू कितना है? फायर इंश्योरेंस मेरे को लगता है 3,000 है, 3,000 है ना। और स्टॉक वैल्यू तो ये है। मैं क्या बोलता हूँ, सबके 3 3 जीरो हटा देते हैं, तो 45, 27 और 18 कितना हो रहा है? चलो बांटो, 3,000 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 90, आधा हो जाएगा। अगला कितना है? आगे का 3,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 90, तो इधर डायरेक्ट डैश करूं? अगला नाम क्या है? ईएसआई कंट्रीब्यूशन, कैसे बढ़ने वाला है ये? हाँ डायरेक्ट वेजेस है अपने पास, है ना, डायरेक्ट वेजेस है, देखो डायरेक्ट वेज, इसका कितना टोटल होता है? 18, 15, 12, 9 और 6, 18, 15, 12, 9 और 6 कितना होता है? कितना होता है? 60 होता है क्या? 60 होता है। चलो बाबा, कितना पैसा है बताओ पहला ये? ईएसआई कंट्रीब्यूशन कितना है? 900 है क्या ये? चलो बांटो, 900, 900 बांटो, 900 इंटू कितना? 900 इंटू कितना? 18, 18 डिवाइडेड बाय 60, 270। आगे करो, 900 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 60, और 100। चलो आगे करो, 900 इंटू
900 इंटू कितना 12 कितना और आगे 900 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 90 सॉरी 60 60 से डिवाइड करना है ना और आगे करो 900 इंटू कितना 6 डिवाइडेड बाय 60 ये 4-5 लोगों का टोटल भी मिला के इतना होना चाहिए ये भी ध्यान रखो और एंड द लास्ट नेम क्या नाम है उसका पावर बोलो क्या किससे बढ़ेगा हॉर्स पावर ऑफ प्लांट हॉर्स पावर ऑफ ठीक है बोलो कितना पैसा है बाबा ये पावर का 5400 और हॉर्स पावर ऑफ प्लांट का रेशो 6:4 नहीं होगा तो इसको जोड़ो 1000 1500 है ना 1500 है 1500 अमाउंट रखो दिमाग में 1500 के हिसाब से बांटो चलो 5400 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 1500 कितना 2160 ठीक है और आगे करो 5400 इंटू कितना 5400 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1500 आगे करो 1000 कितना 80 आगे करो 5400 इंटू 150 डिवाइडेड बाय कितना 1500 कितना आया 540 और आगे का कितना 180 180 इसके आगे देख क्या काम करना है खाली इसके आगे कुछ नहीं अभी खाली आपने को टोटल करना है क्या करना है अभी ओनली टोटल चलो ये देख अभी ये 3 जो है ना लास्ट के 3 वो ये 3 में बांट के लो फिर ये तुम करा दो बांट के समझा कि नहीं एक एक का देख ये अमाउंट तुम दोनों P1 P2 करो तुम दोनों और तुम दोनों मिला के ये करा दो क्या नाम रुको यहाँ पे लिखता हूँ पहला ये देखिए यहाँ पे लिखना है आपको टोटल ओवरहेड्स क्या लिखना है टोटल ओवरहेड्स और यहाँ पे खाली डबल अंडरलाइन करना है टोटल ओवरहेड लिख के डबल अंडरलाइन करना है चलो ये कितना है तुम्हारा 46,200 करेक्ट है 46,200 चलो ये बताओ हाँ सही है 11,300 उसके बाजू वाला ये क्या उतना कितना 11,900 7,000 ये वाला ना ये वाला बताओ P2 और P3 के ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हो आप लोग कर रहा है ये 6,800 6,000 ना बराबर और ये 8,000 बस तो बोल ये खाली तुम्हारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इतना कर मेरे को बताओ ये क्या हार्ड काम है ये तो मैं तो बोलूँ सबसे नॉर्मल काम बराबर की नहीं बराबर 10 मार्क्स 10 मार्क्स का सम है डिविडेंड मतलब तुम्हारा ये इन्वेस्टमेंट का 20 मार्क्स 20 मार्क्स नहीं फाइनल तुमको वहां पे 10-10 मार्क के भी छोटे सम आ सकते हैं 2 सम और एक बड़ा सम आ गया तो 20 मार्क का एक ही सम समझा कि नहीं बराबर अभी एक बड़ा सम आ गया उसमें मान लो ज्यादा ट्रांजेक्शन है परचेस के सेल्स के डिविडेंड भी है राइट इशू भी है बोनस भी है तो 20 मार्क का ऐसा एक आ गया वही चलता है उल्टा हाँ
10 मार्क्स, ओनली 10 मार्क्स। अभी क्या पूरा पेपर पीपो का बना है? वेटेज एवरेज है? नहीं, वो बोलेगा वैसा। ये देखिए यहाँ पे आपको निकला है खाली फुट नोट, डायरेक्ट वेजेस is not related to overheads of production department. Hence, it is recorded in service department only. बस ये आपने लिखा है ना ऊपर, क्या ये जो तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस है वो खाली आपने किस में लिखा रे? सर्विस। प्रोडक्शन में लिखा क्या? तो यहाँ पे लिखा डायरेक्ट वेजेस इज नॉट रिलेटेड टू ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं है। हेंस इसके लिए उसको रिकॉर्ड किया है किसमें? ओनली सर्विस डिपार्टमेंट। ये लाइन लिख रही। अब आपके हिसाब से आपके इंग्लिश में लिख सकते हो, इसमें क्या प्रॉपर ऐसा ही चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन वो फुटनोट होना चाहिए। समझा कि नहीं? अब जाके इसका आपको परफेक्टली 10 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, अभी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले वो मशीन हार रेट का सम करते। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वापस अपने को प्राइमरी बनाना ही पड़ेगा, उसके लिए प्राइमरी मस्ट है। बिना प्राइमरी के सेकेंडरी नहीं बनता। समझा कि नहीं बात? तो देखो ये आपके सामने थ्योरी है मशीन हार रेट का। चलो ये तुम्हारे सामने थ्योरी है इसका, मशीन हार रेट। मशीन हार रेट का क्या मतलब होता है? 1 घंटे का मशीन का कितना पैसा हुआ, मतलब 1 घंटे का मशीन का कितना चार्जेस है उसको बोलते हैं मशीन हार रेट। ठीक है, 1 आवर का क्या चार्ज है। तो यहाँ पे भी है ना, तुम लोगों को मशीन के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो सब में दिए जाते हैं। और यहाँ पे मशीन के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो 2 टाइप के खर्चे रहते हैं। हेलो, हेलो, लीव करो बच्चे। हाय, मशीन के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो मैंने बोला 2 टाइप के रहते हैं। एक कौन सा? स्टैंडिंग चार्ज, और दूसरा कौन सा होता है? रनिंग चार्ज। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब क्या? जो खर्चे ज्यादा बार बार नहीं होते। बराबर है कि नहीं? एक बार करने पड़ते। बराबर है कि नहीं? साल में एक आध बार। लेकिन ये खर्चे होते हैं जो कंटिन्यूसली होते हैं, उसको कौन सा खर्चा बोलता है? रनिंग चार्ज। तो पहला अपने को क्लासिफाई करना पड़ता है कौन सा स्टैंडिंग है और कौन सा रनिंग है। तो देखो, ये रेंट एंड रेट, हीटिंग एंड लाइटिंग, सुपरविजन, इंश्योरेंस, lubricating and consumable store, sundry supplies, cleaning material, डिपार्टमेंट एंड जनरल ओवरहेड। तो ये जो नाम है ये सारे कौन से खर्चे? स्टैंडिंग चार्जेस। ये लर्न करके जाना पड़ेगा, रट्टा मार के जाना पड़ेगा। स्टैंडिंग चार्जेस है ये सारे। फिर ये सारे चार्जेस अमाउंट लिखने के बाद उसका टोटल करेंगे, उसको बोलते हैं टोटल फिक्स या तो स्टैंडिंग चार्जेस। मैंने बोला ना ये खर्चे बदलते नहीं, इसके लिए उसको बोलते हैं फिक्स। स्टैंडिंग मतलब फिक्स। समझा कि नहीं? तो उसका पहला टोटल करेंगे, यहाँ पे देखो टोटल लिखा, ये उसका टोटल है। और वो टोटल को डिवाइड करेंगे किससे? पर हार से। पर हार मतलब क्या? और तुम्हारा जो जितना घंटा तुम्हारा मशीन काम करता है, जितना घंटा मशीन काम करता है वो घंटों से ये जो अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे तुमको जो मिलेगा पैसा वो रहेगा तुम्हारा फिक्स या तो स्टैंडिंग चार्जेस पर हार। मेरे को बताओ, मान लो तुम्हारे स्टैंडिंग चार्जेस है 10,000 रुपया और अपना मशीन काम करता है साल भर 1,000 घंटा। तो 10,000 को कितने से डिवाइड करेंगे? 1,000 घंटों से।
तो आंसर जो आएगा ना वो 1 घंटे का रेट रहेगा, समझा कि नहीं? पूरा पूरा खर्चा कितना हुआ है साल भर का? 10,000। कौन सा वाला? स्टैंडिंग, ऐसा मानो। और 1,000 अपना घंटा वो मशीन काम कर रही है, तो 10,000 जो खर्चा है उसको 1,000 हार से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? स्टैंडिंग चार्जेस पर हार। ये हो गया रनिंग चार्जेस। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये वाला चीज और ये वाला, इसका वर्किंग बनाना पड़ता है, समझा कि नहीं? इसका वर्किंग बनाना पड़ता है, बाकी तो डायरेक्ट लिखना रहता है। तो डिप्रिशिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पावर, मशीन ऑपरेटर खर्चा, अदर रनिंग चार्जेस, ये सारे रनिंग में आएंगे। फिर उसका भी सेम तरीका, क्या करने का? पहला टोटल फिक्स स्टैंडिंग चार्जेस लिखा है ना, पैसा लिखने का टोटल रनिंग चार्जेस, वो इधर गायब है, बराबर ना? इसके बाद में नाम आएगा, देखो ई के बाद में नाम आएगा टोटल कौन सा चार्जेस? रनिंग चार्जेस, टोटल रनिंग चार्जेस। और टोटल रनिंग चार्जेस के बाद में फिर ऐसा निकालेंगे क्या? रनिंग चार्जेस पर हार, रनिंग चार्जेस पर हार, उसके नीचे रहेगा ये क्या रहेगा? रनिंग चार्जेस क्या? पर हार, ठीक है? और रनिंग चार्जेस पर आवर के बाद में फिर इसको और इसको प्लस करने का, और वो जो मिलेगा वो रहेगा तुम्हारा मशीन हार रेट, समझा कि नहीं? अभी मैंने यहाँ पे एक सम भेजा है, उसको अपन सॉल्व करते हैं तो आपको परफेक्टली आइडिया आ जाएगा। देखते हैं, पहला क्लासिफाई करते हैं ना, क्या क्या कौन सा खर्चा है, कौन सा स्टैंडिंग है, कौन सा रनिंग है, राइट ना? सांगा तुम्हीच आता, बोला। इधर लिखा है देखो, रिलेटेड टू न्यू मशीन, नए मशीन के बारे में दिया है। बोलो ये कौन सा प्राइस है? परचेज प्राइस। वो तो ना स्टैंडिंग में ना रनिंग में, तो ये काय के लिए दिया है? डिप्रिसिएशन निकालने के लिए। वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा नहीं है, दैट इज डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू, फॉर्मूला है परचेज प्राइस, जब टॉपिक सीखा है तभी दिया रहेगा। परचेज प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू, दिया है क्या? स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ, क्या दादा ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा? अभी तुम सोचो करना पड़ेगा कि, समझा कि नहीं बात? अभी तुमको अगर डायरेक्टली याद आने वाला है तो तुम्हारी बात है, तुम तो आइंस्टाइन, तुमसे ज्यादा होशियार कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो मेरे को बताओ, ये परचेस प्राइस स्पेंडिंग में आता है क्या? रनिंग में आता है क्या? नहीं, वो काय के लिए दिया है? इसके लिए। आगे नाम है देखो, इंस्टॉलेशन, इधर का है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। और फिर क्या है? रेंट पर क्वार्टर, हाँ यहाँ से शुरू हो गया तुम्हारा। बोलो रेंट किधर जाएगा? स्टैंडिंग। लेकिन ये देखो पर क्वार्टर बोला है, साल में 4 क्वार्टर रहते, मतलब है कि नहीं है? क्वार्टर मतलब 3 महीने का पीरियड, 3 महीने के पीरियड को एक क्वार्टर बोलते हैं। तो 3 3 3 के हिसाब से 4 बार होंगे तब 12 महीना बनेगा। तो ये जो अमाउंट है 3,740, इसको इंटू 4 करना पड़ेगा, कंसेप्ट समझ के लो। पर मंथ बोला तो इंटू 12, पर क्वार्टर बोला तो इंटू 4, ध्यान रखना, ठीक है? और ये क्या है? जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग भी मेरे को लगता है स्टैंडिंग है, बराबर ना? ये भी देख, यहाँ पे ये भी सोचने लायक बात होती है, ये भी तुम्हारा दिमाग थोड़ा लगा दो। ये जो जनरल लाइटिंग है ना, ये टोटल एरिया का है। टोटल एरिया मतलब पूरे फैक्ट्री का जितना एरिया है ना, उसके लाइटिंग का खर्चा है। तुम पूरे फैक्ट्री के एरिया का खर्चा ढूंढ रहे हो कि मशीन का? खाली मशीन का। तो ये तो दिया है पूरे इसका, पूरे एरिया का, तो इसमें से मशीन का कितना है, बराबर है कि नहीं? वो भी बाद में ढूंढना पड़ेगा। ये देखो आगे यहाँ पे बोला है, देखो मशीन ऑक्यूपाई कितना एरिया? खाली 25। तो ये जो जनरल लाइटिंग है ये पूरे फैक्ट्री का है। अपने को पूरे फैक्ट्री का मांगता है कि खाली मशीन का? मशीन का, तो मशीन का कितना है उसमें से? खाली 25%। तो देखो कैसा करना पड़ेगा, देखो ये जो 1,000 है, 1,000 पर मंथ है, मतलब 1,000 को इंटू पहला 12 करना पड़ेगा, और जितना भी आएगा उसका कितना टका लेना पड़ेगा?
क्योंकि मशीन को लाइटिंग तो 25% ही लगेगा खाली, क्योंकि अपना मशीन कितना एरिया ले रहा है, 25%। 25% पूरे फैक्ट्री का लाइटिंग वो 1000 है इंटू 12, लेकिन उसमें से अपना मशीन कितना ले रहा है, खाली 25%। फोरमैन सैलरी, फोरमैन मतलब वो जो मशीन संभालता है ना, फैक्ट्री संभालता है ना, उसका सैलरी है। ये कैसा दिया है, पर एनम, डायरेक्ट छापना पड़ेगा, पर एनम है। लेकिन ये भी है, क्या वो फोरमैन खाली अपने मशीन को ही देखता है, वो तो पूरे फैक्ट्री को देख रहा देगा। तो फोरमैन कितना टाइम देता है, देखो मशीन को, फोरमैन डिवोट 1/6, तो ये जो 30,000 है उसका कितना निकालना पड़ेगा बाद में, 1/6। ऐसा चीज, मतलब हर एक चीज सोच के लिखना है भाई, सोच के लिखना है, ये बात समझा कि फिलहाल अपन ने क्लासीफाई कर दिया। ये देख, फोरमैन जो है वो भी स्टैंडिंग है, इंश्योरेंस वो भी स्टैंडिंग है देख, ये इंश्योरेंस खाली मशीन का है, तो इसका ज्यादा त्रास नहीं, वो तो डायरेक्ट अमाउंट छापेंगे, उसका ना इंटू होगा ना चिंटू होगा ना कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट मशीन का दिया है, और अपन ढूंढ रहे किसका, सारा मशीन का। डिपार्टमेंटल ओवरहेड, ये भी स्टैंडिंग चार्जेस। कंज्यूमेबल स्टोर, कंज्यूमेबल स्टोर कितना है, 4000 पर एनम, ये भी स्टैंडिंग चार्जेस है। तो अगर नहीं पता रहेगा स्टैंडिंग में कंज्यूमेबल स्टोर, तो देख लो, लर्न करेंगे काम है। ये देखो, ये पावर का, ये वर्किंग, पावर का क्या बोला है, देख दिया है क्या रेट इधर, पावर का कुछ नहीं, वो आपने को ढूंढना है, इसके वो पावर का वर्किंग बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो क्या बोला है, 2 यूनिट 1 घंटे में बनता है, देख लिखा है 2 यूनिट पर आवर, पर आवर मतलब 1 घंटे में 2 यूनिट, और 1 यूनिट का खर्चा कितना लग रहा है, 50 पैसा, मतलब 0.50 पैसा, बराबर, आटाना में 1 यूनिट बन रहा है, तो कितना होगा वो पावर का, अपन बाद में ढूंढेंगे। और यहाँ पे देख बताए, मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ कितना ईयर है, 10 ईयर, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए लगेगा। और आगे द स्क्रैप वैल्यू, देखो स्क्रैप वैल्यू दिया है, ये भी डेप्रिसिएशन के लिए लगेगा 1 लाख। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर्स इन इट्स लाइफ टाइम। इधर भी बच्चे फंसते, मैंने बोला मशीन कितना घंटा काम कर रही है, बच्चे डायरेक्ट बोलते 20,000 घंटा, रॉन्ग हो गया। 20,000 है ना, ये पूरे उसके लाइफ का है, उसका लाइफ कितना साल का था, 10 साल। अपन जो मशीन रेट रहे ना, निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे मशीन हार रहे, वो 10 साल का नहीं निकाल रही है, 1 साल। तो पहले मशीन हार्स भी 1 साल के कितने होंगे वो जानने पड़ेंगे। बताओ कितने होंगे मशीन हार्स 1 साल के, अभी 10 साल के 20,000 है, तो 1 साल का 2,000 रहेगा। कैसा निकाला, 20,000 डिवाइडेड बाय 10, आ गया। मतलब अपना मशीन कितना घंटा काम कर रही है, 20,000 घंटा, ऐसा नहीं बोल, 2,000, क्योंकि अपन जो मशीन हार रेट निकाल रहे हैं वो साल भर का निकाल रहे हैं कि 10 साल का, ओनली 1 साल। द मशीन ऑक्यूपाई, मशीन खाली 25% ही जगह लेती है, ये देख लिखा है टोटल एरिया। और फोरमैन जो है वो मशीन को खाली कितना टाइम देता है, 1/6। तो फोरमैन को पूरा सैलरी थोड़ा ना देंगे, मशीन फोरमैन को उतना ही सैलरी देंगे जितना वो मशीन को टाइम दे रहा है। तो इसका जो फॉर्मेट है, और यू पीपल नो, ये देखिए यही फॉर्मेट है, समझा के बोलो। यहाँ पे लिखा जाता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ऑफ क्या लिखते हैं, मशीन, मशीन हार रेट। इसके बहुत सारे सम ये भी बोर्ड में आ चुके, तुम हमको इसका पीडीएफ निकालने का है, मैंने बोला था शाला.com से, और चेक करना है कौन से क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं। चला, सगळ्यात पहिला काय येतं, पहिला कॉलम आता है पर्टिक्युलर, पहला क्या आता है, पर्टिक्युलर, और पर्टिकुलर के बाद में क्या आता है बोलो, वर्किंग नोट, सही बोलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। कौन सा वाला, वर्किंग नोट, इधर जिसको जमेगा उसका काम ही है। बोलो वर्किंग नोट के बाद में क्या आता है बोलो, हाँ टोटल अमाउंट,
ये देख ऐसा लिखने का, टोटल अमाउंट पर एनम, पर क्या लिखने का है, एनम। मतलब ये जो अमाउंट लिख रहेंगे अपन वो 1 साल का है, और यहाँ पे लिखने का है तुम्हारा रेट पर हार। रेट पर क्या है रे, हार। चलो बताओ, सबसे पहला क्या लिखते हैं, सबसे पहला स्टैंडिंग चार्जेस, ये नाम क्या नाम आएगा, स्टैंडिंग चार्जेस। तुम बताओ स्टैंडिंग चार्जेस के क्या क्या नाम है इसमें। मैं तो बोलूं ये अपने सम में, ये जो तुम्हारा क्या है, पावर और डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा ना, वो दो को छोड़ के बाकी सारे स्टैंडिंग है, सारे स्टैंडिंग। चलो यहाँ पे देखो परचेज प्राइस और इंस्टॉलेशन जो बोला है उसके हिसाब से मेरे को पहला डेप्रीशिएशन निकाल के लेना पड़ेगा। तो पहला डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, बोलो क्या फॉर्मूला आता है डेप्रीशिएशन का। बोलो क्या आता है डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला, परचेज प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ना, माइनस, माइनस कौन सा, स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ असेट, दैट इज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। चला तुम्हें सांगा आता कितना है परचेस प्राइस बाबा अपना, सर देख के बताओ ना कितना है परचेस प्राइस, 4 लाख है। परचेस प्राइस तो कितना लाख है, 4 लाख, 4 लाख है परचेस प्राइस, परचेस प्राइस 4 लाख, और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन उसके नीचे ही है, कितना लाख है, 1 लाख। और स्क्रैप वैल्यू देखो यहाँ पे नीचे दिया गया है, कितना लाख है स्क्रैप वैल्यू, 1 लाख। और इसको डिवाइड करेंगे, बोलो किससे डिवाइड करेंगे इसको, एस्टिमेटेड लाइफ, कितना साल जिंदा थी मशीन, 10 साल, ऐसा ही बोलेंगे ना बाबा। चलो ऊपर 4 लाख ही आएगा ऊपर, अरे 4 लाख में एक जोड़ेंगे तो 5 लाख, 5 लाख में से एक लेस करेंगे तो बचेगा वापस 4 लाख, डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर कितना आएगा, बोलिए 40,000 रुपीज। तो ये बाद में अपन काम में ले लेंगे, जब मैं आपको रनिंग चार्जेस लिखूंगा तो आप बताएंगे दादा ये जो तुम्हारा डिप्रिसिएशन है वो 40,000 रुपीज का है। अभी अपन वो भी वर्किंग बना के लेते हैं पावर का, ठीक है। ये तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 1 है, और ये तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर कितना, ये 1 है और ये 2। दादा ये पावर का पूरा कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है, 2 यूनिट बनाती है 1 घंटे में, बराबर, मतलब ऐसा लिखने का यहाँ पे, दैट इज, देखो अपना जो मशीन है वो 2 यूनिट बनाती है 1 घंटे में, बराबर ना, 2 यूनिट बनाती है कितना, 1 घंटे, या तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 घंटे में 2 यूनिट बनाती है, 1 घंटे में कितना यूनिट बनाती है, 2। तो अभी अपने को देखना पड़ेगा अपना मशीन कितना घंटा काम कर रही है। तो देख यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते, 20,000 लेते, क्योंकि ये 20,000 घंटा काम कर रही है मशीन, एक्सेप्ट किया, लेकिन वो पूरा लाइफ 20,000 घंटा काम कर रही है। 1 साल वो कितना घंटा काम कर रही है, 2,000 आवर, क्योंकि 20,000 तो 10 साल का है, तो 1 साल का कितना रहेगा, 2,000। वो कैसा निकाला, 20,000 डिवाइडेड बाय 10, तो अपना मशीन काम करती है 2,000 हार्स, सही है कि नहीं, करा दो मल्टीप्लाई, 2,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, कितना आया, 4,000 यूनिट। ये खाली यूनिट ढूंढा है, ऐसा किया ना, 2,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, ये 4,000 यूनिट्स हो गया। अभी अपने को ढूंढने का, ये 4,000 यूनिट बनाने के लिए कितना पैसा गया, तो यहाँ पे इसने दिया है कि 1 यूनिट बनाने के लिए 50 पैसा लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दादा 1 यूनिट बनाने के लिए, ये देख 1 यूनिट बनाने के लिए 0.50 पैसा लग रहा है, अपना मशीन कितना यूनिट बना रही है, तो 4,000 यूनिट बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो करो 4,000 इंटू 0.50 डिवाइडेड बाय 1,
कितना लगेगा? 2000 रुपये। 0.50 मतलब आधा करना है, तो 4000 इंटू 0.50 कितना आया? 2000। मतलब ये बात क्लियर हो गई कि पावर के ऊपर अपना 2000 जा रहा है और डिप्रिसिएशन के ऊपर कितना जा रहा है? 40,000। क्लियर है? ये कितना सिंपल था बाबा, 1 यूनिट 1 घंटे में 2 यूनिट, तो 2000 घंटे में कितना यूनिट? यहाँ पे तुम लोग 20,000 लिया तो फंस गए, क्योंकि 20,000 घंटा लिया मतलब वो 10 साल का घंटा हो। अपने को कितने साल के हार्स मांगते? 1 साल। अभी अपन यहाँ पे उतार देते, जो अपना लिखना है पहला। पहला कौन सा चार्जेस आएगा? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग में पहला रेंट है ना, स्टैंडिंग में पहला क्या आएगा? रेंट। पहला नाम है रेंट, यहाँ पे रेंट लिखना है, फिर यहाँ पे वर्किंग। बोलो कितना रुपया है? 3750 पर क्वार्टर बोला है कि पर क्वार्टर, तो 3750 इंटू 4। इधर मिस्टेक होता है, क्या मिस्टेक होता है? अभी ये जो रेंट भर रहे हैं अपन, भाड़ा भर रहे, मेरे को बताओ, ये जो भाड़ा है, ये भाड़ा पूरे फैक्ट्री का है, लेकिन अपना मशीन उसमें से कितना टाइम, कितना एरिया लेता है? खाली 25%। 25% एरिया लेता है ना मशीन। तो बताओ, ये पहला इंटू 4 करने का और इसको इंटू करने का 25%, तो कितना आया? 3750। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3000 कितना आया? 750। मालूम बड़ा कैसा है? ये 25% क्यों लिया? ये रेंट है। रेंट मतलब एरिया। ये जो रेंट है वो उसने जो दिया था ना, ये रेंट, ये पूरे फैक्ट्री का है, लेकिन उसमें से अपना मशीन को कितना एरिया लगता है? 25%। समझा कि नहीं? 25% एरिया। अगला नाम है, मेरे को लगता है जनरल लाइटिंग। इसका भी सेम करना है। रुको, जनरल लाइटिंग पहला पर मंथ बोला है, पर क्वार्टर बोला है, क्या देखते हैं? पर मंथ। तो ये 1000 इंटू 4 करूं कि 12 करूं? ऐसा करना पड़ेगा, 1000 इंटू 12 और इंटू 25%। बराबर ना? ये कितना आया? 3000। बोलो बड़ा कैसा किया? चलो आगे बढ़ो, आगे का नाम क्या है? फोरमैन सैलरी। रुको, फोरमैन सैलरी सुनो, फोरमैन सैलरी का पहला पर मंथ है, पर क्वार्टर है कि पर एनम है? तो डायरेक्ट 30,000 लिखना पड़ेगा। 30,000। लेकिन फोरमैन पूरा टाइम अपने मशीन को दे रहा है कि 1/6 दे रहा है? एडजस्टमेंट में बोला है ना 1/6, तो इसका निकालो 1/6 कितना आया? 5। सिंपल कंसेप्ट है। तो आगे का नाम बोलो, आगे का नाम इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम? 3000 पर एनम है, मतलब डायरेक्ट 3000 लिखना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस के बारे में कुछ बोला है क्या इधर? कुछ नहीं। तो इसका कुछ नहीं निकालने का है। ये जो इंश्योरेंस है बोला भी है इधर, देखो पूरा मशीन का है, तो उसका वर्किंग ही नहीं बनेगा, उसका डायरेक्ट इधर लिखेंगे 3000, क्योंकि ये 3000 पूरा मशीन का ही है। समझा कि नहीं? ये पूरा मशीन का है और 1 साल का है, पूरे लाइफ का नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है पर एनम। आगे क्या बोलो, आगे का नाम क्या है? डिपार्टमेंटल ओवरहेड। क्या नाम है? डिपार्टमेंटल ओवरहेड। बोलो डिपार्टमेंटल ओवरहेड। इसका भी नो वर्किंग, ये भी खाली मशीन का ही है। कितना रुपए है? 5,000। और पूरे साल भर का है। साल भर का है मतलब इंटू इंटू कुछ नहीं होगा। अगर पर मंथ का होता तो इंटू होता, पर क्वार्टर का होता तो भी इंटू होता। कितना है रुपए? 5,000 पर एनम। बोलो आगे का नाम बोलो, कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर कितना है? 4,000 पर एनम, मतलब ये भी साल का है, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। सही है? बोलो आगे का नाम तो मेरे को लगता है पावर है, और डेप्रिसिएशन का तो वर्किंग बनाया आपने, वो यहाँ पे लिखना है। तो मेरे को बताओ, अभी इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मिलेंगे ना? जोड़ो इसको। कितना आया?
टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, एक का टोटल है कितना आया तुम्हारा 23,700। अभी इसको डिवाइड करना है, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, स्टैंडिंग चार्जेस पर, रुको, अभी अपना मशीन का पूरा खर्चा कितना हुआ है, स्टैंडिंग इतना, कितना 23,750, और अपना मशीन कितना घंटा काम करती है, 2,000। तुमको पता चला कि नहीं, 20,000 नहीं, 20,000 तो पूरा लाइफ टाइम काम करती है वो, 1 साल का। करो डिवाइड, कितना, अरे डिवाइड करना है भाई, 11.875, कितना है, 11 पॉइंट कितना 875, मतलब ये 1 घंटे का इतना पैसा लग रहा है, समझा क्या, 11.875 कौन सा खर्चा लग रहा है, स्टैंडिंग। अभी कौन से चार्जेस लिखने, रनिंग। लॉजिक लिखा लगाया करो रे, 2,000 से डिवाइड करेंगे तो इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा क्या। चलो आगे क्या है, बी वाला ना, चलो बी वाला कौन सा चार्जेस है, रनिंग चार्जेस। सांगा, रनिंग चार्जेस में पहला क्या आएगा, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन आएगा ना पहला, क्या लगता है, डेप्रीशिएशन निकाल के रखा है अपन ने, कहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1, ये देख, इधर लिखने का, इधर ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर कहाँ पे निकाला है, 1 में। दादा ये देख कितना निकाल के रखा है, डिप्रीशिएशन 40,000, तो इधर लिखने का 40,000, वर्किंग नोट को मार्क्स है। आगे क्या नाम है, अगला नाम पावर, ये किधर निकाल के रखा, वर्किंग नोट नंबर 2, मेरे को लगता है 2,000 आया था, अभी इसको जोड़ेंगे, ये देख इसको कैसा किया था, ये देख टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, वैसा ये आ जाएगा 42, और इसको नाम देंगे टोटल रनिंग चार्जेस, समझा, ये क्या हो गया, टोटल रनिंग चार्जेस, ये हो गया बी। अभी इसको इसके जैसा डिवाइड करेंगे, क्या ये क्या लिखा था, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, इसको क्या बोलेंगे, रनिंग चार्जेस पर आवर, रनिंग चार्जेस क्या पर आवर, क्या इसका वर्किंग होगा, 42,000 को डिवाइड करेंगे कितने से, 2,000 आवर से, करो कितना है, 21, इधर लिखा 21, अब ये दोनों को प्लस करेंगे, कितना, हाँ इसको बोलेंगे मशीन हार रेट, मशीन हार रेट कितना है बोला, ये दोनों कितना 32.875, तो ये हो गया तुम्हारा मशीन हार, समझा कि नहीं बात है, तो इस तरह से मशीन हार रेट निकालेंगे, खाली हार्डली 3-4 सम इसके प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आपका काम बन जाएगा, ये भी 10 मार्क्स के लिए आता है, समझा कि नहीं। तो बोलो अभी अपन ने देखा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और क्या देखा, मशीन हार रेट, अगले लेक्चर में अपन देखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी में कंपलसरी प्राइमरी बनाना ही है, और उसके बाद में मैं आपको मांगता है तो 2-3 सम का और भेज दूंगा मोबाइल पे, फिर वो आप घर पे कर सकते हो, तो ये टॉपिक खत्म, इसके अलावा ये टॉपिक में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, और फिर लेबर ओवरहेड करेंगे, ठीक है बस।